हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस हमला किया गया तो परमाणु हमला समझकर कांपा पूरा का पूरा पाकिस्तान। ब्रह्मोस ने किया नूर खान एयरबेस में गड्ढा और टूटी वहां की इमारत और पाकिस्तान में मची तबाही। नूर खान पर इस तरह भारत के हमले से खुली पाकिस्तान की पोल। आप देख सकते हैं, ये नूर खान एयरबेस है जिसपे भारत ने हमला किया और यहीं पर पाकिस्तान का परमाणु हथियार रखा गया है, जिसके बंकर को ब्रह्मोस मिसाइल ने चुटकियों में तोड़ डाला। नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस गिरी तो हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड थे शहबाज शरीफ के सलाहकार का यह खुलासा किया। कितना डर गया था पाकिस्तान। राणा सनाउल्लाह की इस बात में तर्क कम और डर ज्यादा है, क्योंकि भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति इस आशंका को खारिज करती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत जो है कभी भी परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। इस बात को जानते हुए भी पाकिस्तान को यह शक हुआ कि भारत ने परमाणु हमला पाकिस्तान में कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हमले को इस हमले को लेकर कुछ जो लोग डर गए थे और जो डर और भ्रम पैदा हुआ था उनके बीच, अब वह सतह पर आ गया है। नूर खान पाकिस्तान की राजधानी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं है बल्कि यह एक संस्कार है। यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इस समय घाना में मौजूद है और घाना की राजधानी अक्कारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या 2 दर्जन से अधिक हो चुकी है। इस बड़े सम्मान से नवाजे जाने के बाद पीएम मोदी ने घाना का आभार व्यक्त किया है और अपने देशवासियों के 144 करोड़ वासियों को समर्पित किया है। और इस दौरान भारत और घाना के द्विपक्षीय वार्ता के संदर्भ में 4 अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किया गया और 4 महत्वपूर्ण ये समझौते किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन से लड़ाई के बीच रूस के नौसेना उप प्रमुख की हो गई है मौत। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान रूसी नौसेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी और पूर्व मरीन ब्रिगेड कमांडर मेजर जनरल मिखाइल गुडकोव की मौत हो गई है। फरवरी में पुतिन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। गुडकोव के कथित तौर पर युद्ध कार्य के दौरान मृत्यु हो गई है। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी मिसाइल हमले के कारण उनकी यह मृत्यु हुई है। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत की आजादी पर ब्रिटिश संसद की लगी मुहर। आज ही के दिन 4 जुलाई 1947 को इस विधेयक को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई को मंजूरी मिली और 15 अगस्त 1947 को इसे लागू कर दिया गया। डिटेल्स में थोड़ा बात करें तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया और इसी एक्ट के तहत भारत पाकिस्तान को अलग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। और एक्ट पास होने के 28 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया, पाकिस्तान समेत। ठीक है, सिंधु जल समझौते पर भारत के कड़े रुख से हुआ पाकिस्तान मजबूर। शहबाज शरीफ बोले, देश अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने पर देगा जोर। हताश पाकिस्तान बढ़ाएगा जल भंडारण क्षमता, जिससे उसके देश में हो रही पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। लेकिन बाबू कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। देख रहे हो ना इसको, कैसा लग रहा है, चोरों की तरह। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। सिंधु समझौता या सिंधु संधि जो है भारत ने समाप्त कर दिया है। आप देख सकते हैं सिंधु नदी किस तरह से पाकिस्तान में इंटर करके पाकिस्तान में बहते हुए जो है अरब सागर में गिर जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु समझौते को स्थगित कर दिया है। कब हुआ था हमला? 22 अप्रैल को, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। पानी के लिए रो रहा है भूखा नंगा पाकिस्तान। आतंकवाद को बढ़ावा देने के समय इसको समझ नहीं आया कि इसका अंजाम क्या होगा। आज का भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति है और इससे पंगा लेना तुम्हारे लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबू जरा सुधर जाओ।
ठीक है ना, सुधर जाओ नहीं तो किसी लायक नहीं बचोगे। पहली बार आज ही के दिन 3 जुलाई 1928 को लंदन में रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया गया था। तारीख क्या थी दोस्तों? 3 जुलाई 1928 को आज ही के दिन रंगीन टेलीविजन प्रसारण किया गया था। 1928 में लंदन में जॉन लोगी बेयर्ड ने पहली बार रंगीन टीवी प्रसारण किया गया था, उनके द्वारा ही किया गया था। यानी टीवी के आविष्कारक कौन है, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। यह एक मैकेनिकल सिस्टम था जिसमें घूमते हुए दर्पण, ड्रम और डिस्क का उपयोग किया जाता था, जिसमें बारी बारी से लाल, हरे व नीले रंग का फिल्टर लगाए गए थे। लाल, नीले व हरे रंग का फिल्टर लगाया गया था, जिससे कि वो दिख रहा था कैसा? रंगीन दिख रहा था। ठीक है दोस्तों, ये पहली रंगीन टीवी है। आप देख सकते हैं फिगर में ये किस तरह की दिखाई पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, क्वाड विदेश मंत्रियों ने पहलगाम नरसंहार बैसरन घाटी हमले की है कड़ी निंदा। उन्होंने कहा है कि दंडित किए जाने चाहिए पहलगाम के दोषियों को। क्वाड संगठन में कुल 4 देश आते हैं, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और बैठक में कड़ी निंदा की गई पहलगाम नरसंहार बैसरन घाटी की, जिसमें धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई थी। सभी विदेश मंत्रियों ने पहलगाम नरसंहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा, पहलगाम नरसंहार में 25 भारतीय व 1 नेपाली नागरिक की हत्या पर स्वजन के प्रति हमारी संवेदना है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ भारत बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से पहले 2025 में भारत जो है जापान को पीछे छोड़ जो है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत 11वीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 77वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए यह बात कहा, हमारी जीडीपी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई है। इंडियन नेवी में उदयगिरी और आईएनएस तमाल से बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, दुश्मनों की नींद उड़ाएंगे ये समंदर के सिकंदर। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल, ये दोनों भारत की सामरिक समुद्री शक्ति को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, और उदयगिरी की बात करें और तमाल की बात करें तो ये स्टेल्थ जो है क्या है? युद्धपोत है। क्या है ये? स्टेल्थ युद्धपोत है। भारत ने उदयगिरी को भारत में ही डेवलप किया है, मुंबई के डॉक शिपयार्ड में। कहां डेवलप किया है? मुंबई के डॉक शिपयार्ड में। जबकि आईएनएस तमाल को भारत ने रूस से खरीदा है। किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। इनको भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2025 को शामिल कर लिया गया, जिससे भारत की सामुद्रिक शक्ति जो है, सामुद्रिक शक्ति में बहुत इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान और चीन की हवा टाइट हो गई है। दोनों के दोनों तिलमिला गए हैं एकदम से। उदयगिरी और आईएनएस तमाल जैसे जहाजों के निर्माण से न केवल सुरक्षा बढ़ी है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता, रोजगार और एमएसएमई क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा हुआ है। उदयगिरी के निर्माण में करीब 200 कंपनियों ने भागीदारी निभाई, जिससे रक्षा उत्पादन में भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके समंदर के सिकंदर अब पाकिस्तान की बेहतरीन ढंग से नींद उड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक, सेना की जमीन बेचने का हुआ है बड़ा खुलासा। मां बेटे ने मिलकर बेच डाली हवाई पट्टी, सेना की हवाई पट्टी बेच डाली है। सोचिए जरा कितना बड़ा कांड कर दिया है। वर्ल्ड वॉर 2 में जिस भूमि का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था, जिस रनवे का इस्तेमाल किया गया था, वो रनवे ही मां बेटे ने मिलकर और राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर बेच डाला है, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में एयरफोर्स की जमीन के फर्जी तरीके से बेचने का मामला उजागर हुआ है। मां बेटे और कई राजस्व एम्प्लॉइयों का जो है इसमें मिली भगत था और इस तरह से इन लोगों ने मिली भगत करके इस जमीन को बेचा है। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली का कहना है यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी धोखाधड़ी है। मतलब यह धोखाधड़ी सिर्फ धोखाधड़ी की संज्ञा में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है और इसको झुटलाया नहीं जा सकता है।
पंजाब के फिरोजपुर में 1997 में एक मां बेटे की जोड़ी ने रेवेन्यू अधिकारियों की मिलीभगत से वायुसेना की रणनीतिक जमीन को कथित रूप से बेच डाला। सोचिए कितना बड़ा घिनौना काम किया इन लोगों ने। इसे घिनौना ही कहेंगे ना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जमीन को बेचना मतलब क्या है। यह जमीन वर्ल्ड वार II के समय बनी एक हवाई पट्टी थी, जिसे भारतीय वायुसेना ने 1962, 1965, 1971 की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया था। अब 28 साल बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन पे FIR दर्ज किया जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। जरा सोच सकते हैं अपने संविधान का कानून व्यवस्था, जो कि इनको उस समय दंड नहीं दिया गया 1997 में, अब जाके इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मैं तो अपने कानून व्यवस्था पे इल्जाम लगाना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं का ये दोष है कि ऐसा ये कर पाते हैं। ये राजस्व अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कार्य ये घिनौना कार्य माना जाएगा। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने मांसपेशी कोशिकाओं पर किया शोध। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों व अंतरिक्ष यात्रियों की एक उम्मीद की किरण है। इस समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये मौजूद है, जो शोध कर रहे हैं। बुजुर्ग एवं अंतरिक्ष यात्रियों को होगा इससे बहुत ही अधिक लाभ। शुभांशु शुक्ला कहते हैं, भारत के शुभांशु जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी 14 डेज के लिए, जो कि जा भी चुके हैं। ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलता है ये अपनी शोध को आगे पहुंचा रहे हैं और देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इससे दो लोगों का लाभ होगा, बुजुर्गों को तथा अंतरिक्ष यात्रियों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो बुजुर्गों तथा अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों में प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को ये दूर करने के लिए ही वहां पर शोध कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता। यह शिमला समझौता आज ही के दिन 2 जुलाई 1972 को किया गया था। आज ही के दिन 2 जुलाई 1972 को यह समझौता किया गया था, जिसपे जुल्फिकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता शिमला में किया गया था, और यह समझौता इसलिए किया गया था कि 1971 भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, और उन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता किया था, जो 2 जुलाई 1972 को शिमला में किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उस समय भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, और इस तरह से जाके 1971 युद्ध में पाकिस्तान को भारत ने हराकर बांग्लादेश को आजाद देश बनने का रास्ता साफ किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कावेरी इंजन को। कावेरी इंजन बनाना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी जो है सिर्फ 5 देशों के पास है। वो देश है आपके अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस व चीन के पास जेट विमान बनाने की तकनीक है। जेट विमान जो बना लेता है वो किसी भी कीमत पर किसी को सौंपता नहीं है, क्योंकि जेट विमान जो है एक इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है इसमें, कि जो दुनिया के कोई देश आज तक इन 5 देशों के अलावा बना नहीं पाया है। भारत ने भी इसका प्रयास जो है 1886 में ही किया था, बट 86 में प्रारंभ किया था बनाना, लेकिन यह बना नहीं पाया, आज तक नहीं बन पाया है। जबकि इसका टारगेट था 1996 को ही बना के तैयार कर देना, यानी 10 वर्षों में ही बनाकर तैयार कर देना, लेकिन इसको ये बना नहीं पाया है। आज तक भारत सरकार ने इस पे 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन यह जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तेजस विमान के लिए यह जेट इंजन बनाया जाना था, जिसके लिए कम से कम 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए, तथा एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी। तकनीक पहलू क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, थ्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग। थ्रस्ट का अर्थ ये है धक्का। थ्रस्ट का क्या अर्थ है? धक्का। मतलब जितना अधिक थ्रस्ट होगा, विमान उतनी स्पीड से अपने वर्क को करेगा। थ्रस्ट की वजह से ही विमान के क्षणिक टारगेट को हिट करने के बाद स्थान परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है थ्रस्ट। ठीक है ना। कावेरी इंजन की बात करें तो कावेरी इंजन को बनाने का
जो जिम्मा लिया था वो लिया था GTRE ने लिया था, और ये जिम्मा DRDO ने उसको सौंपा था। GTRE को अगर पूरा नाम बताएं तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरा नाम हो जाता है। अब तक भारत सरकार ने इस पे कुल 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। जेट इंजन जो बनाया जा रहा है भारत का कावेरी इंजन, यह ट्विंस पुल टरबाइन इंजन होगा या टर्बोफैन इंजन होगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं, यह भारत का कावेरी इंजन है जो तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था, बट तेजस के लिए यह इंजन बन नहीं पाया, तो भारत सरकार ने अमेरिका से इंजन खरीदकर तेजस में लगाया है, और तेजस मार्क 1 MK1 में अमेरिका द्वारा खरीदे गए इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बात करें तो यह सबसे विकसित इंजन का प्रकार है। देखिए, जो ट्विंस पुल इंजन होता है, टरबाइन फैन होता है, इस तरह का जो इंजन होता है वह दुनिया का सबसे विकसित इंजन माना जाता है। जेट इंजन जो है हवा को खींचता है, फिर उसे दबाता है और इसमें फ्यूल मिलाकर उसमें आग लगाता है, और फिर उसे बाहर एक सरकरे मार्ग से पीछे फेंकता है, और जिससे जनरेट होता है थ्रस्ट। जितना तीव्र गति से हवा पीछे की तरफ फेंकेगा विमान का इंजन, उतना तीव्र वेग से जहाज या जेट विमान उड़ने में सक्षम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। देखिए, जो हमारा तेजस के लिए बनाया गया था कावेरी इंजन, जो तेजस के लिए डेवलप किया गया कावेरी इंजन है, वह सिर्फ जो तेजस विमान का इंजन है वह जो है, देखिए 70 से 75 किलो न्यूटन ही जो है थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है, जबकि तेजस के लिए चाहिए कितना थ्रस्ट? 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता है, जो कि कावेरी इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो बात करें आगे इसमें, तो देखिए आफ्टर बर्नर 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी किसके लिए? मार्क 1, तेजस मार्क 1 के लिए, और बिना आफ्टर बर्नर के 52 किलो न्यूटन जो है चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये आफ्टर बर्नर क्या होता है और विदाउट बर्नर क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, आफ्टर बर्नर में क्या होता है, अतिरिक्त ईंधन की खपत होती है, और अतिरिक्त ईंधन की खपत पायलट खुद करवाता है। इसलिए करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको थ्रस्ट मिले और हम तीव्र वेग से आगे बढ़ सके। और यह प्रक्रिया आफ्टर बर्नर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डॉग फाइट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डॉग फाइट में किया जाता है, ताकि टारगेट को जल्दी से हिट किया जाए और वहां से अपने मूवमेंट को तुरंत बदल दिया जाए, ताकि दुश्मन देश का जहाज या उसकी मिसाइल को जरा सा भी पता न चल पाए कि यह अटैक कहां से किया गया था। ठीक है ना? देखिए, कावेरी इंजन जो है एयरक्राफ्ट के लिए काफी नहीं था, तो डीआरडीओ ने अब इस इंजन का जो है उपयोग किसी और क्षेत्र में लेने की जो है ख्वाहिश रखी है। वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है ड्रोन क्षेत्र। कौन सा है? ड्रोन क्षेत्र। देखिए, हमारा इंजन भले तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े ड्रोनों में यह आसानी से इस्तेमाल किया सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी भी टारगेट को हिट करने में। यानी हमारा इंजन जो है कावेरी, वह इंजन इस्तेमाल होगा ड्रोन बनाने में। अब हम आगे बात करते हैं, तो भारत ने कावेरी इंजन को विश्व में एक ऐसा इंजन बनाने की तलाश कर रहा है जो पूरी तरह से हाइब्रिड होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड होगा, और इसमें जो है लिक्विड और ठोस ईंधन बेस्ड होगा। यह मतलब लिक्विड भी ईंधन इसमें भरा जाएगा और ठोस ईंधन भी इसमें भरा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यह भारत का एक नया काउंटडाउन है। मतलब भारत एक नए कावेरी इंजन को डेवलप करने की राह पर निकल चुका है, क्योंकि अब तेजस के लिए इंजन नहीं डेवलप किया जाएगा, अब डेवलप किया जाएगा 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए कावेरी इंजन को डेवलप किया जाएगा। और भारत के इस हाइब्रिड इंजन को रूस ने भी माना है भारत की ताकत को, कि वाकई में भारत जो करने की चाह रखता है वो भारत कर सकता है,
और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत का एमका लड़ाकू विमान जो है उसमें कुछ इसी तरह का आपका क्या लगा होगा, इंजन लगा होगा। कौन सा, कावेरी, वो भी कौन सा, हाइब्रिड। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उन 5 देशों के अलावा भारत भी अब 6वां देश जल्द ही बन जाएगा इंजन बनाने के मामले में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।